क्या भारत में आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए? नहीं नहीं। तो क्या होना चाहिए? कुछ लोगों को छोड़ देना चाहिए। तो किसको छोड़ देना चाहिए? तो यादवों को। आखिर इस पर बहस और चर्चा क्यों हो रही है? क्यों लोग कह रहे हैं कि यादवों को आरक्षण का अधिकार जो है त्याग कर देना चाहिए? तो आज अर्थात में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। चलिए विस्तार से अब इस तथ्य को समझते हैं। और जान ही रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो है इन दिनों एक चीज बहुत सुर्खियां बटोर रहा है। वो क्या है? रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन। और ऐसे कई पेज बन गए हैं जिसमें रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के जो फॉलोअर हैं उसकी संख्या दनादन बढ़ती जा रही है। साथ ही अन्य जो पेज सोशल मीडिया पर डेवलप किए हैं, बने हैं, उसके भी फॉलोअर जो है बढ़ रहे हैं। और यह भी है, हमने भी इस पर वीडियो बनाया है कि इसको लेकर आंदोलन की बात कही जा रही है कि रिजर्वेशन हटाने के लिए आंदोलन किया जाएगा 15 अगस्त के बाद। ऐसे में हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें कहा था कि नहीं, रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहिए। अब भी समाज में, देश में कई ऐसे तबके हैं, समाज के कई ऐसे वर्ग हैं जहां तक आरक्षण की रोशनी, मतलब इसका लाभ जो है वहां तक नहीं पहुंचा है। तब ऐसे में सवाल है कि खत्म करने की बात क्यों, और अगर खत्म करना चाहिए तो क्या? और उसी वीडियो में मैंने यह बात कही थी कि किसी खास चीजों को, मतलब एक लेयर लगाना चाहिए, और जिसको कहा जा रहा है क्रीमी लेयर, या फिर कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि दो तर्क हमने दिए थे कि जिनको आरक्षण मिल गया उनको, उनकी जो अगली पीढ़ी है उसको त्याग देना चाहिए। दूसरा क्या है कि जिस पर चर्चा हो रही है, दबी जुबान से चर्चा हो रही है, हम इसको खुलकर इस वीडियो में आपको बताना चाहते हैं। एक दूसरा तरीका ये हो सकता है जिस पर लोग दबी जुबान से बात कर रहे हैं, और वो ये है कि एक खास समाज को, और वो समाज है कौन? तो यादव समाज। यादव समाज को जो है छोड़ देना चाहिए रिजर्वेशन, आरक्षण को छोड़ देना चाहिए खुद से आगे बढ़कर, या फिर सरकार को पहल करनी चाहिए और इस समाज को आरक्षण के कैटेगरी से रिमूव कर देना चाहिए। तो आखिर सरकार को या फिर खुद इस समाज को क्यों ऐसा करना चाहिए? इसके क्या हैं फैक्ट्स, क्या हैं? तो इसके फैक्ट्स जो हैं कुछ ऐतिहासिक भी हैं और कुछ मॉडर्न, आधुनिक भी हैं। तो चलिए पहले ऐतिहासिक तथ्यों को समझिए कि कैसे यह समाज, मतलब यादव समाज जो है वह कैसे ऐतिहासिक रूप से मजबूत, बलशाली और महत्वपूर्ण है। इसको अगर आप समझ लेते हैं तो फिर हम मॉडर्न की तरफ आपको ले चलेंगे कि मॉडर्न, आधुनिक युग में क्या हुआ है। तो आखिर यादवों का इतिहास क्या है, इसको समझिए। इसके दो नजरिए हैं, एक है पौराणिक और परंपरागत दावा है, दूसरा जो है ऐतिहासिक और शोध आधारित नजरिया है। तो पहले जो है पौराणिक या परंपरागत जो दावा है उसको समझिए। इस दावे में कहा जाता है, इस दावे के अनुसार कि यादव समुदाय जो है खुद को यदुवंश, मतलब राजा यदु के वंशज और भगवान कृष्ण का वंशज मानता है। यह समुदाय खुद को। एक किंवदंती के अनुसार राजा यति के दो पत्नियां थी, देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी से यदु और तरवसु नामक पुत्र हुए। यदु के वंशज ही बाद में यादव कहलाए। इसमें और फैक्ट्स ये है कि नंदवंशी खुद को कृष्ण के पालक पिता नंद के वंशज बताते हैं, और गोलवंशी कृष्ण के साथ गाय चराने वाले गोप गोपियों के वंशज होने का दावा करते हैं। तो ये पौराणिक और परंपरागत जो दावे हैं वो हम आपको बता रहे थे। ऐतिहासिक शोध आधारित क्या नजरिया है उसको समझिए। तो देखिए, इस नजरिए के अनुसार अधिकतर इतिहासकार इसे आभिर,
नामक प्राचीन चरवाहा पशुपालक समुदाय से जोड़ते हैं। प्राचीन दार्शनिक वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में आभीर साम्राज्य का उल्लेख किया है, यानी यह ऐतिहासिक रूप से दर्ज एक पुराना समुदाय है जिसने कई क्षेत्रों में राजनीतिक सत्ता भी हासिल की। हेमचंद्र ने अपने वायसराय काव्य में जूनागढ़ के पास वनथली में शासन करने वाले एक अहीर राजा ग्रहरिपु का उल्लेख अहीर और यादव दोनों रूपों में किया है। मतलब ऐतिहासिक, आप समझ लीजिए, ऐतिहासिक में भी यह समाज जो है कभी हाशिए पे नहीं रहा, मुख्य धारा में रहा है। अब इस समाज के बारे में, यादव समाज के बारे में यह समझिए कि इसके नाम जो है क्षेत्र के अनुसार अलग अलग रहे हैं। जैसे पंजाब गुजरात में इसको अहीर कहा जाता है, गोवा महाराष्ट्र में इसको गवली कहा जाता है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में इस समाज को गल्ला भी कहते हैं, तमिलनाडु में कोनर और केरल में आपको मनियार कहा जाता है। यह समाज परंपरागत पेशा चरवाहा, गौपालक और दुग्ध मतलब दूध विक्रेता का था। इस समाज का समाजशास्त्री क्रिस्टोफ जैफले लोर्ड के मुताबिक यादव शब्द इन सभी क्षेत्रीय उपजातियों को एक छतरी में समेटता है और लुसिया मिचेलुत्ती के अनुसार यह समुदाय अपने कौशल व आचरण को कृष्ण वंश मतलब एक क्षत्रिय योद्धा से जोड़कर अपनी सामाजिक स्थिति ऊंची दिखाने की कोशिश करता रहा है। ठीक समझ गए ना कि ऐतिहासिक रूप से कितना महत्वपूर्ण है यह समाज या फिर कितना मजबूत है। अब चलिए, समय का काल चक्र आगे बढ़ता है और आधुनिक युग में, मॉडर्न एज में जो है यादव समाज एक बड़े खास मोड़ पर पहुंचता है। और वो खास मोड़ है आपको कि 19वीं और 20वीं सदी में अहीर या गोप जैसी पशुपालक जातियों ने खुद को यादव नाम से संगठित किया। यादव महासभा जैसे संगठन बने। यह एक क्लासिक संस्कृतिकरण आंदोलन था जिसमें समुदाय ने खुद को क्षत्रिय दर्जा दिलाने की कोशिश की। आजादी के बाद खासकर 1990 के मंडल आयोग लागू होने से समुदाय को ओबीसी आरक्षण मिला और उत्तर भारत खासकर यूपी बिहार में यह जाति राजनीतिक रूप से बेहद प्रभावशाली बनी। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता इसी सामाजिक आधार से उभरे। और अगर संक्षेप में सबको मिला के बात कहें, उसको जरा समझिए। पौराणिक कथा इसे कृष्ण वंश से जोड़ती है, जबकि इतिहासकार इसे एक प्राचीन पशुपालक समुदाय आभीर या अहीर मानते हैं, जिसने बाद में सामाजिक राजनीतिक गतिशीलता के दौर में यादव पहचान अपनी बनाई। समझ गए? अब चलिए कि आरक्षण के दौर में जरा हम लोग प्रवेश करते हैं। और उससे पहले थोड़ा एक तथ्य और वो तथ्य ये है कि भारत में 1931 के बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, इसीलिए राष्ट्रीय स्तर पर यादवों की सटीक संख्या का कोई आधिकारिक आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। अनुमानों के अनुसार यह देश की सबसे बड़ी ओबीसी जातियों में से एक है। करीब 8 से 9% अनुमान मिलते हैं। ठीक है। बिहार में 2023 में हुए जाति आधारित सर्वे के अनुसार राज्य में यादव समाज की कुल आबादी 1,86,50,119 है, जो कुल जनसंख्या का 14.26% है। यह बिहार की सबसे बड़ी जाति है। और यही हाल यूपी में भी है। यूपी में अलग से कोई जातिगत ऐसा सर्वे नहीं हुआ था। जनसंख्या मतलब जनगणना जो है अभी जारी है और एक चरण आएगा जिसमें जातिगत जनगणना, जातिगत जो है आंकड़े भी जुटाए जाएंगे। अब वो सार्वजनिक होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन होना चाहिए, मांग है। देखिए क्या होता है, तो वहाँ से चीज़ें और समझ में आएंगी। लेकिन खासकर बिहार और यूपी में बहुत मजबूत है ये जाति, माने संख्या बल के हिसाब से भी। अब है कि आरक्षण कब से मिला इस समाज को,
तो मंडल आयोग की सिफारिशों पर बीपी सिंह सरकार ने 1990 में पहली बार ओबीसी वर्ग को नौकरियों में आरक्षण दिया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, बाद की बात बाद में समझाएंगे, उसे ये समझिए। अब ओबीसी जो समाज है उसके लोग को लेकर भी कुछ तर्क हैं, जरा उस तथ्य को समझिए। कुछ लोगों का तर्क है कि यादव जो है राजनीतिक रूप से प्रभावशाली और जमीन मालिक तबका है, खासकर यूपी बिहार जैसे राज्यों में। इसी आधार पर कुछ लोग ओबीसी में उपवर्गीकरण जैसे रोहिणी आयोग की सिफारिश की मांग करते हैं, ताकि प्रभावशाली ओबीसी जातियां आरक्षण का ज्यादा हिस्सा न ले जाएं। वहीं दूसरा पक्ष कहता है कि जाति के भीतर भारी आर्थिक असमानता है। बड़ी संख्या में यादव परिवार आज भी गरीब और ग्रामीण कृषि पर निर्भर हैं, इसीलिए पूरी जाति को सबसे मजबूत कहना गलत है। और इसका क्या निकलता है, फैक्ट्स क्या निकलता है? तो यादव जो है राजनीतिक रूप से एक प्रभावशाली ओबीसी समूह है। अब ये तथ्य कि यादव आर्थिक रूप से मजबूत है कि नहीं, ये जब इस तरह के तथ्य सामने आएंगे तब आएंगे, लेकिन समाज का यही मानना है, लोग यही समझ रहे हैं। जो चीजें दिख रही हैं, ये तो आंकड़े की बात है, जो चीजें दिख रही है उसमें यह समाज जो है वो मजबूत है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी, जिसकी हमने शुरुआत में चर्चा की है, और अभी जो वर्तमान दृष्टिकोण है उससे भी। 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई तो उस समय की जो सियासत उभरी, जो राजनीति भारत में उभरी, उसमें दो बड़े चेहरे जिनका मैंने जिक्र किया था अभी कुछ देर पहले, कि मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश में और बिहार में लालू प्रसाद यादव। तो और उस समय में जो मंडल कमीशन था वो बीपी मंडल थे, बीपी मंडल भी यादव समाज से। और उससे पहले क्या हुआ था कि चूंकि यादव समाज अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाने जाते थे, जिनको एक छत के नीचे यादव महासम्मेलन करके उसको जोड़ा गया। और फिर क्या होता है कि बीपी मंडल जो है इसमें यादव समाज को इन कराते हैं ओबीसी में। ठीक है, और सियासत भी आई, फिर बीपी सिंह की सरकार आई, तो उस समय चूंकि दो चेहरे उभर रहे थे, एक तरफ यूपी में मुलायम सिंह यादव तो दूसरी तरफ बिहार में लालू प्रसाद यादव। तो इन लोगों ने जो क्या किया, इन लोगों का चूंकि बड़ा एक राजनीतिक प्रभाव था उस वक्त में, अभी भी है, लेकिन अब वो बात नहीं है, अब बात फीकी पड़ रही है दोनों जगह पर। अब क्या है, उस समय में चूंकि बहुत ये मजबूत थे और उधर बीपी मंडल भी यादव समाज से, तो यादवों को इसमें जबरदस्ती घुसेड़ा गया। कुछ लोगों का ये तर्क है, मतलब ये ऐसे लोगों का यह मानना है कि यादव समाज इसके लिए अनुकूल नहीं था। यादव समाज जो है ऐतिहासिक रूप से भी मजबूत है, सम्मानित तबका है, समाज है। यादव समाज ने मतलब राजनीति को देखते हुए इनके नेताओं ने जबरदस्ती इस समाज, मतलब वोट की राजनीति को देखते हुए इस समाज को इसमें पीड़ित बताकर, शोषित बताकर इसमें जो है जोड़ दिया, आरक्षण का लाभ इनको पहुंचा दिया। वैसे यह भी एक बड़ा तथ्य है कि ऐसा कौन समाज है भारत में, कौन सी वह जातियां हैं जिसमें गरीब नहीं है। और जब भी गरीबी आती है तो वो दबाए जाते हैं, कुचले जाते हैं। और ये सब में है, ब्राह्मण में भी है, भूमियार में भी है, राजपूत में भी है, कायस्थ में भी है। किस समाज में नहीं है? मतलब सवर्णों में भी है। ऐतिहासिक रूप से चूंकि मजबूत है, और बाद में जब लालू प्रसाद या मुलायम सिंह सरकार में आए तो चीजें बदली। यह समाज अगर बीच के कुछ कालखंड में, और बीच का अगर कुछ कालखंड आप कहेंगे तो जो मुगल का काल हुआ, या फिर आप जो ब्रिटिश का जो हुआ, उसमें ऐसा कौन समाज था जिसको दबाया नहीं गया, कुचला नहीं गया?
हर समाज ने संघर्ष किया इन विदेशियों से, तो यादव समाज ने भी किया। हर समाज पिछड़ा, पूरा देश जो है आर्थिक विपन्नता की तरफ बढ़ा, यह भी एक बड़ा फैक्ट है। तो फिर आरक्षण का लाभ यादवों को क्यों मिले? और ये फैक्ट्स भी जब लालू जी और मुलायम सिंह सत्ता में आए तो सत्ता की हनक जो है इस समाज के अंतिम लोगों तक पहुंची, और खासकर बिहार और यूपी में यादव समाज के लोग जो हैं वो ठेकेदारी में आए, नौकरी पेशा में भी आए, व्यवसाय में भी आए, पैसा इन्होंने बहुत कमाया, अकूत संपत्ति इन्होंने जमा की। और आज भी जो उस दौर में यादवों ने जो मजबूत किया खुद को लालू के शासन के दौर में या फिर मुलायम सिंह यादव के शासन के दौर में उत्तर प्रदेश में, आज जो है आप अगर सर्वे कराइए, ईमानदारी पूर्वक वह सर्वे होना चाहिए, उसमें घालमेल नहीं होना चाहिए, तो आप पाएंगे कि बिहार में भी और यूपी में भी यह समाज आज जो है बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं। इस समाज में कई अच्छे और बड़े पदों पर हैं, कई अधिकारी हैं, अपना एक बड़ा प्रभाव है इस समाज का। हाँ, यह है कि कुछ लोग अब भी छूट गए होंगे, लेकिन एक बड़ा तबका है इसका जो समृद्ध है, शक्तिशाली है, बलशाली है, ऐतिहासिक रूप से भी, और आधुनिक जब दौर आता है तो लालू यादव ने और मुलायम सिंह यादव ने बहुत इस समाज को मजबूत किया है, और उसकी झलक जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में हर जगह दिख जाती है। तब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में यादव समाज को आरक्षण मिलना चाहिए, या फिर इन्हें खुद छोड़ देना चाहिए, या फिर सरकार को इस पर बड़ा कदम उठाना चाहिए? क्या करना चाहिए? आप कमेंट कर हमें जवाब दे सकते हैं। तो चलिए आज के अर्थात में इतना ही, और YouTube पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर प्रत्यंचा के पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो अगर पसंद आया है तो सबसे पहले लाइक कीजिए और खूब इसको शेयर भी कर दीजिए। तो आज अर्थात में इतना ही, धन्यवाद, प्रणाम।